ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है। ये मुजफ्फरपुर के साहिबगंज की राजनीतिक कार्यप्रणाली, वहां के ढांचे और उस सिस्टम की कहानी है जो जमीनी हकीकत को तय करता है। इस रणनीतिक विश्लेषण में हम उन गहरे संरचनात्मक और गणितीय आंकड़ों को डिकोड करेंगे जिन्होंने 2025 के चुनावी नतीजों की रूपरेखा तैयार की। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं और प्रवृत्तियों का तटस्थ मूल्यांकन करना है जो एक पूरे क्षेत्र का भविष्य तय करते हैं। 13,522 ये सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, ये वो सटीक अंतर है जिसने सत्ता की चाबी मौजूदा विधायक को सौंपी और चैलेंजर को पीछे छोड़ दिया। ये एक बेहद क्लिनिकल डेटा पॉइंट है। इसी एक संख्या के इर्द गिर्द साहिबगंज की पूरी राजनीतिक जमीन का ताना बाना बुना गया है और आज हम इसी वास्तविकता को परत दर परत खोलकर देखेंगे। मुजफ्फरपुर जिले की इस मिट्टी की नब्ज को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं। 3,01,000 से ज्यादा मतदाताओं वाला ये क्षेत्र गहरे कृषि संकट और अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता के दौराहे पर खड़ा है। ये लीची के बागानों और उपजाऊ जमीन का इलाका है, लेकिन साथ ही बागमती नदी की बाढ़ का दर्द भी सहता है। यहाँ का युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर है। ये कोई साधारण रणभूमि नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और संवेदनशील इकोसिस्टम है। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। शुरुआत साहिबगंज की रणभूमि और उसके इतिहास से होगी, फिर नतीजों का विश्लेषण, शिकायतों का जमीनी हीट मैप, चतुर्मुख सिद्धांत की रूपरेखा और अंत में 2030 के लिए एक ठोस रणनीतिक ब्लूप्रिंट। तो आइए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। साहिबगंज की रणभूमि, इसके ऐतिहासिक रुझान और जमीनी आंकड़े। इस सीट का इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिखाता है। पिछले 3 कार्यकालों पर नजर डालें तो अत्यधिक अस्थिरता साफ दिखती है। मौजूदा सत्ता का अलग अलग पार्टी सिंबल पर जीतना, चाहे वो वीआईपी हो, आरजेडी का दौर हो या फिर 2025 में भाजपा, ये साबित करता है कि यहाँ चुनावी वफादारी किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संरक्षण और गहरे पैट्रोनेज नेटवर्क से संचालित होती है। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स को देखें तो गणितीय सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। पारंपरिक मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर निर्भरता एक तरफ 30% की एक कड़ी सीमा यानी सीलिंग तय कर देती है, वहीं दूसरी ओर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और दलित वोटों का भारी एकीकरण सत्ता पक्ष को एक ऐसा गणितीय लाभ देता है जिसे महज भावुक नारों से नहीं तोड़ा जा सकता। अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, नतीजों का विश्लेषण। वो क्या कारण थे जिन्होंने 2025 के इस अंतर को जन्म दिया? यहाँ सबसे कठोर सच्चाई है संसाधनों की भारी असमानता। 12.5 करोड़ की घोषित संपत्ति और 1,60,00,000 के बीच का यह फासला सिर्फ कागजों पर नहीं था, जमीन पर इसका मतलब था चुनाव के अंतिम 48 घंटों में लॉजिस्टिक्स और गाड़ियों की वो भारी ताकत जिसने किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। ये आधुनिक पूंजी आधारित चुनाव की वास्तविकता है और इस ताकत का असर मतदान के दिन दिखा। 2020 के लगभग 60% से उछलकर 2025 में मतदान का 73% तक पहुंच जाना कोई संयोग नहीं था। ये एक आक्रामक, रक्षात्मक ध्रुवीकरण था। सुपीरियर ग्राउंड लॉजिस्टिक्स ने सवर्णों और ईबीसी मतदाताओं को भारी संख्या में बूथ तक पहुंचाया, जिसने पूरे चुनावी समीकरण को पलट कर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को स्थापित करना आवश्यक है। शासन और राजनीतिक रणनीति का अंतिम लक्ष्य लोक कल्याण है। भारत के संवैधानिक मूल्य हमेशा गरिमापूर्ण और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद की मांग करते हैं। चुनावी रणनीति बनाते समय यह सुनिश्चित होना चाहिए कि मतदाताओं की जानकारी और डेटा का विश्लेषण भारत के DPDP यानी डेटा संरक्षण ढांचे के तहत पूरी निजता और कानूनी मर्यादाओं का सम्मान करते हुए ही किया जाए। इस गरिमा को ध्यान में रखते हुए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, जमीनी शिकायतों का हीट मैप। हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ 3,822 करोड़ रुपए का चमचमाता नेशनल हाईवे का मैक्रो नैरेटिव है और दूसरी तरफ मानव विकास के मोर्चे पर एक गहरा माइक्रो संकट है। बच्चों में 43% का कुपोषण और बागमती नदी की विनाशकारी बाढ़ जैसे दर्दनाक मुद्दे इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की चमक के पीछे कहीं छिप गए। सत्ता पक्ष ने इस नैरेटिव को बहुत कुशलता से प्रबंधित किया। जमीन पर अनसुलझी शिकायतों का अंबार था।
हाईवे के कारण हुआ विस्थापन, प्रति 1000 बच्चों पर 47 की शिशु मृत्यु दर, युवाओं का पलायन और लीची किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज का न होना। ये वे संरचनात्मक दर थे जिन्हें विपक्ष एक संगठित और धारदार असंतोष में बदलने में पूरी तरह से विफल रहा। दर्द था, लेकिन उसकी आवाज को दिशा नहीं मिल पाई। ये विफलता क्यों हुई, इसे समझने के लिए हम चौथे हिस्से पर आते हैं, चतुर्मुख सिद्धांत। किसी भी राजनीतिक युद्ध के 4 प्रमुख चेहरे होते हैं: चुनावी यानी बूथ प्रबंधन, संगठनात्मक ढांचा, नैरेटिव या विमर्श, और संसाधन। 2025 के अभियान का क्लिनिकल मूल्यांकन ये साफ करता है कि चैलेंजर इन 4 में से 2 मोर्चों पर, खासकर बूथ प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों में, बेहद कमजोर स्थिति में था। ये संरचनात्मक मैट्रिक्स एक कड़वा सच उजागर करता है। आज के समय में केवल निष्क्रिय जनसांख्यिकीय जड़ता यानी पैसिव डेमोग्राफिक इनर्शिया के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। सत्ता पक्ष ने सक्रिय पूंजी आधारित और बुनियादी ढांचे के नैरेटिव का जो आक्रामक इस्तेमाल किया, उसके सामने पुरानी रणनीतियां पूरी तरह चरमरा गई। अब सवाल ये है कि आगे क्या? आइए 5वें और अंतिम हिस्से पर चलते हैं, 2030 के लिए एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक चरणबद्ध टाइमलाइन है जो चुनाव से 730 दिन पहले शुरू होती है। विस्थापन और स्थानीय शिकायतों की मैपिंग से शुरुआत करके चुनाव से 90 दिन पहले तक इसे एक मिलिट्री ग्रेड लॉजिस्टिक्स सटीकता में बदलना होता है। इसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जहां कम संसाधनों के बावजूद सटीक प्रहार किया जाता है। इस रणनीति के लिए कुछ बेहद कठोर और निर्मम हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसमें ईबीसी और ओबीसी चेहरों को प्राथमिकता देना और पारंपरिक मीडिया के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भोजपुरी और बज्जिका भाषाओं में एकदम हाइपर लोकल डिजिटल गुरिल्ला अभियान चलाना शामिल है। जमीनी पकड़ बनाने के लिए ये सब अनिवार्य है। इस पूरी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस बात में छिपा है: गणित की अपनी सीमाएं होती हैं। बिना स्वतंत्र वित्तीय ताकत और जबरदस्त जमीनी लॉजिस्टिक्स के उसी पुरानी शैली के चुनाव लड़ने से हमेशा वही 42% की संरचनात्मक छत मिलेगी, जिसे तोड़ना असंभव होगा। सिस्टम को बदलने के लिए अप्रोच बदलना ही होगा। अंततः रणनीति वही सफल है जो शासन में गरिमा लेकर आए। इस ब्लूप्रिंट का मकसद केवल जीतना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार करना है। और जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया, जन कल्याण की नीतियां हमेशा भारत के डीपीडीपी कानूनों का सम्मान करते हुए बननी चाहिए, जहां नागरिक की निजता और उसके डेटा को पूरी जिम्मेदारी से संभाला जाए। लोकतंत्र में सम्मान सबसे ऊपर है। ये सारा विश्लेषण हमें एक बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या साहिबगंज कभी अपने इस चक्रीय संकट और कृषि दुर्दशा से बाहर निकल पाएगा, या फिर आधुनिक पूंजी आधारित राजनीतिक इंजीनियरिंग हमेशा इस क्षेत्र को पुराने संरक्षणवादी ढांचों का गुलाम बनाए रखेगी? बदलाव की चाबी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.